जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से आर्यन खान केस में समीर वानखेड़े, नवाब मलिक की जिस तरीके से तू मैं चल रही है, तू भाग में आया, चूहे बिल्ली की लड़ाई, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, आप पता नहीं क्या क्या इस लड़ाई को कह सकते हो, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इतने संगीन लग रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही एक गवाह ने गवाही दी थी कि भैया 25 करोड़ वाली बात हुई है। बाद में वो गवाही पलट गया पूरी तरीके से अपनी बात पे। फिर ये बात निकल कर सामने आई कि भैया शाहरुख खान की जो मैनेजर है वो गवाहों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही है। वहीं समीर वानखेड़े, उनकी वाइफ और उनकी बहन भी उनके बचाव में उतर आई कि भैया ये परिवार का नाम खराब कर रहे हैं, मतलब नवाब मलिक जो है हमारे परिवार का नाम खराब कर रहे हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने ये तक कह दिया कि भैया इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें देखो दाऊद नाम लिखा हुआ है। उनके पिताजी ने सामने आके बताया समीर वानखेड़े की कि मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मतलब दाऊद से ज्ञानदेव बन गया, और क्या कुछ हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। इसको देखकर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मूवीज़ की याद आती है कि यार हिंदी मूवीज़ में जब कोई पुलिस वाला बुरी तरीके से किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ता है जो कि काफ़ी रुतबे वाला होता है, काफ़ी पैसे वाला होता है, तो उसके साथ इसी प्रकार का हश्र होता है। और समीर वानखेड़े के साथ भी पब्लिक सेंटिमेंट्स इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो लगातार पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, और पब्लिक जानती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े कोई कल तो नौकरी ज्वाइन करी नहीं है उनने, नौकरी वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। अच्छा, नवाब मलिक के ऊपर इसलिए डाउट जाता है क्योंकि नवाब मलिक के दामाद को इन्होंने समीर वानखेड़े ने ही गिरफ्तार किया था। तो जब तक उनकी ज़मानत नहीं हुई तब तक तो इन भाई साहब ने कुछ नहीं बोला, और जैसे ही ज़मानत हुई उसके बाद देखिए क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ गई हैं। तो जरा समझते हैं ये पूरा क्या मामला हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपके दिमाग में भी खिचड़ी पक रही है तो हो सकता है आपको भी समझ में आ पाएगा। एनसीबी ने आर्यन खान को ड्रग मामले में गिरफ्तार किया तो परंपरागत और सोशल मीडिया पर युद्ध से छिड़ गया। जाहिर सी बात है, आर्यन खान के समर्थन और एनसीबी के विरोध में कई लोग उठ खड़े हुए। तर्क कुतर्क और बाल सुलभ बातों से मीडिया स्पेस भर गया। गिरफ्तारी के पीछे के कारणों को लेकर लगाए गए कुछ कयास और जारी किए गए कुछ बयानों को पढ़कर लगा जैसे उनका उद्देश्य ही एनसीबी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाना और आम लोगों में भ्रम पैदा करना था। हाल के सालों में बात करें तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के खिलाफ माहौल बनाकर भ्रम पैदा करना लिबरल इकोसिस्टम के टूलकिट का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसे बार बार अप्लाई किया जा रहा है। ये बताया गया कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी दरअसल आर्यन खान को नहीं बल्कि उनके बहाने शाहरुख खान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जैसे शाहरुख खान अगले साल चुनाव लड़ने वाले हों और योगी आदित्यनाथ को हराने वाले हों। अब ऐसे बयानों के पीछे के कारण तो इसे जारी करने वाले बयानबाजों को ही पता होंगे, पर सब कुछ धड़ल्ले से कहा गया, जैसे शाहरुख खान की वर्तमान केंद्र सरकार से कोई दुश्मनी है और सरकार इसी कारण से शाहरुख खान को परेशान भी कर रही है। ये तब जब शाहरुख खान की केंद्र सरकार से ही नहीं, भाजपा के साथ भी कभी किसी तरह का सार्वजनिक विवाद नहीं रहा। फिर भी कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स, उनके संपादक और संवाददाताओं ने अपनी चिरपरिचित नीति के तहत एनसीबी की कार्रवाई का खुलकर विरोध और आर्यन खान का समर्थन किया। आगे चलकर कहा गया कि शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान हैं। इस तरह के तर्क हमेशा से अजीब लगते हैं, पर समय समय पर यह दोहरा कर इसे सच बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ तो अपने कुतर्क मार्ग पर चलकर वहां तक पहुंच गए हैं जहां से ये कहते सुने गए हैं कि भैया शाहरुख खान सदी के सबसे लोकप्रिय भारतीय हैं और इसीलिए उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार ना हो तो कानून सम्मत है और ना ही संविधान सम्मत है। भारत का कानून या सरकार शाहरुख की लोकप्रियता के आधार पर आचरण करे, ये कहना वैसा ही है जैसे ये कहा जाए कि अमिताभ बच्चन के कर्ज बैंकों द्वारा केवल इसलिए माफ़ कर देना चाहिए थे क्योंकि उन्हें सदी का महानायक माना जाता है। पर ऐसा हुआ नहीं था, अमिताभ बच्चन को भी अपना लोन लौटाना पड़ा था। ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया में आर्यन और शाहरुख खान के समर्थन में दिए गए बयान और कुतर्क वगैरह का असर होता दिखाई ना दिया तो राजनीतिक हस्तक्षेप का सहारा लिया गया। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इसे ड्रग मामले की एक सामान्य कानूनी कार्रवाई से आगे ले जाकर खुद और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच का मामला बना दिया है। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति अब राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दिनों से भी नीचे चली गई है। नवाब मलिक को वानखेड़े ने चाहे जो समस्या हो, पर आर्यन खान मामले में उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं है। वानखेड़े के विरुद्ध वे रोज कोई ना कोई ऐसा बयान जारी कर देते हैं जो लगते तो मतलब व्यक्तिगत है हमले हैं, पर उनका उद्देश्य एनसीबी के साथ साथ केंद्र सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना जान पड़ता है। ऐसा महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार के मंत्री और सत्ताधारी दलों के अन्य नेता पहले भी कर चुके हैं। आज नवाब मलिक जो कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े होने के अनिल देशमुख के एजेंडे का ही विस्तार है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने दिनों में लगभग रोज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोई ना कोई जांच का आदेश देते ही रहते थे। ये बात और है कि बाद में उनका और उनके पुलिस अफसरों का क्या बना वो सभी के सामने है। पिछले कुछ सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के विरुद्ध कुछ राज्य सरकारों ने किस तरह की राजनीति की है वो कई लेवल पर संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली है। चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी का अपने राज्य में सीबीआई को ना घुसने देने की घोषणा इसी राजनीति का एक हिस्सा है।
अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी द्वारा सीबीआई का घेराव इसी साल किया गया। नवाब मलिक आज जो कर रहे हैं वो इसी राजनीति का एक नया एडिशन है, आप ये मान सकते हैं। इन्हें वानखेड़े से जो भी समस्या है उसका खुलासा जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल उनके आचरण ने एनसीबी की एक विशुद्ध कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक लड़ाई बना दिया है। ये बात वर्तमान विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के विरुद्ध शुरू की गई राजनीतिक प्रवृत्ति को पुख्ता ही नहीं करेगी, बल्कि अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। मलिक एक मंत्री की हैसियत से ये सब कर रहे हैं, पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने मंत्री के ऐसे आचरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। मुख्यमंत्री ठाकरे की यही चुप्पी अनिल देशमुख की अति सक्रियता के समय भी थी। ठाकरे तो चुप हैं, पर शरद पवार की चुप्पी और भी ज्यादा खटकती है। वर्तमान भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता पिछले लगभग 2 सालों से चुप होकर अपने दलों के नेताओं को निकृष्ट राजनीति आचरण करते हुए लगातार सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उनका ऐसा राजनीतिक आचरण महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर उनकी लगातार ढीली होती पकड़ का ही नतीजा है, या फिर केंद्र से अलग अलग स्तर पर टकराव पर यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि शरद पवार एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत काबिल नेता हैं, और वो चाहें तो उस राजनीति को संभाल सकते हैं। अब यहाँ पर नवाब मलिक क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस को कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब जिस तरीके से मुझे जो एक चीज़ बार बार खटकती है वो यही खटकती है कि अगर नवाब मलिक को समीर वानखेड़े से इतनी ही समस्या थी तो उन्होंने आर्यन केस के खुलने का ही क्यों इंतज़ार किया? भाई पहले ही आप ये चीज़ें बोल देते। अगर आपको इतनी चीज़ें लग रही हैं कि भाई मालदीव में जाकर इन्होंने वसूली करी थी या मालदीव जाकर एक्सटॉर्शन मनी मांगने की बात आपको पता चली थी, तो ये सब बातें आपने उसी समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर आप उसी समय ये बातें बता देते तो शायद ये मामला तब का तभी दब जाता। और अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई आर्यन खान को एक साजिश के तहत पकड़ा गया है, तो फिर आर्यन खान को भी नहीं पकड़ा जाता, उस बच्चे की भी ज़िंदगी बच जाती। बच्चा ही तो है ना भाई, भले ही 23 साल की एज में हमारे देश में लोग आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आर्यन खान बच्चा ही है, उसको बच्चा ही बोलते हैं। भाई मानसिकता भी तो कोई चीज़ होती है। बहरहाल नवाब मलिक की इस तरह की बयानबाजी से उद्धव सरकार की जो एक छवि है उसको थोड़ा बहुत तो डेंट पहुंच ही रहा है। क्योंकि देखिए अनिल देशमुख के मामले की अगर हम बात करें तो अनिल देशमुख जी ने भी काफ़ी कुछ कहा था और लंबी लंबी बातें कही थी, लेकिन आज की डेट में वो कहाँ है, ये एक सवाल है। मतलब बातें तो बातें, समन का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, दाल में कुछ तो काला था। वो तो सचिन वाजे की जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ा गई और वसूली का पूरा कांड निकल कर सामने आ गया। एंटीलिया बॉम्ब स्केयर के कारण इन चीज़ों को सबके सामने लाना पड़ गया, बल्कि मैं ये कहूँगा मतलब मजबूरी थी इसलिए चीज़ें सामने आ गई, वरना और भी चीज़ें यूं ही गहराती जाती। शाहरुख खान के मामले में ये कहा जाता है कि भैया वो मुसलमान है इसलिए उनके लड़के को टारगेट किया जा रहा है। तो और भी लोग हैं जो कि इस मामले में संलिप्त हैं, कई सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई मीडिया की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो दूसरे लोग इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं वो उनके बारे में भी उतनी ही जानकारी दे जितनी आर्यन खान के बारे में दे रही है। लेकिन यहाँ पर मीडिया भी सिर्फ आर्यन खान की ही बात कर रही है, और सिर्फ इसीलिए बार बार आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार आर्यन खान को ही कर रहे हैं, आर्यन खान को ही कर रहे हैं, जबकि कार्रवाई सभी के ऊपर हो रही है। पर मीडिया में बात सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान की हो रही है, और यही बात है जो कि लोगों को ये कहने पे मजबूर कर रही है कि देखिए आर्यन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। असलियत कुछ और होती है। वो कहते हैं ना, अगर आपके चश्मे के ऊपर धूल जमी हो तो आपको पूरी दुनिया ही धुंधली दिखाई देती है। कुछ वैसा ही काम हमारे देश में मीडिया भी करता है। मीडिया वही दिखाता है जो उसको दिखाना होता है, और लोग भी इतने बड़े वाले हैं कि वही देखते हैं जो मीडिया दिखाता है। ये नहीं कि खुद भी थोड़ा बहुत पता कर लें कि यार क्या कुछ चल रहा है। इंटरनेट पे हर एक चीज़ मौजूद है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी आंखें खोलकर। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों के कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।